आज की पूरी खबर एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में आज बात सांप्रदायिकता की। जी हाँ, सोनिया गांधी ने मुस्लिम नेताओं से कहा, शाही इमाम मिलने गए उनसे, कहा कि सेकुलर वोट नहीं बंटना चाहिए। लेकिन ये बात सेकुलर की और इल्जाम इसी पर लग गया ध्रुवीकरण का। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। कांग्रेस अपने प्रचार में भले ही कट्टर सोच से किनारा करने का नारा बुलंद कर रही हो, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस देश में सांप्रदायिकता फैलाने में जुटी है। किसी का समर्थन मांगना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की है जो बराबर जिसने की कम्युनल पॉलिटिक्स की है। ये सोनिया गांधी का अपील एक मजहबी अपील है, इसमें कोई सेकुलरिज्म नहीं है। मजहब के नाम पर वोट मांगना कहाँ की धर्मनिरपेक्षता है। विवाद की शुरुआत हुई सोनिया की मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के बाद। जामा मस्जिद के शाही इमाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की सोनिया से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान सोनिया ने मुस्लिम नेताओं से कहा कि वो सेकुलर वोट को बंटने न दें। एक होता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, एक होता है हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व का। ये लोग उसको लेकर चलते हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं, पूरे भारत को लेकर चलते हैं। सोनिया से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, वोटों का ध्रुवीकरण कराने में कांग्रेस शामिल नहीं है, ये एक मजाक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। सोनिया ने जिस तरह की अपील मुस्लिम नेताओं से की, उस तरह की अपील 80 के दशक में इंदिरा गांधी ने अहमद बुखारी के पिता सैयद अब्दुल्ला बुखारी से की थी। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि 30 साल बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम की कांग्रेस प्रमुख से सीधी मुलाकात हुई है। वोट को एक टोकरी में भर के और किसी के हाथ हम बेच आए, मैं समझता हूँ ये वोटों के लिए इज्जत नहीं रखता। अकबर साहब को भले कांग्रेस पर हमला करने का हक है, लेकिन क्या इस होड़ में मोदी भी शामिल है? उनको समर्थन करने वाले उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह जी को मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के लालू जी को पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हो जो पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं? और गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जब पशु काटते हैं और उसका जो मांस का कलर होता है ना, इसको ये पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सवाल है, ये आरोप लगा कांग्रेस पर और बीजेपी पर तो लगातार लगता ही रहा है। हमारे साथ न्यूज रूम में कमर आगा साहब मौजूद हैं, प्रदीप सिंह साहब मौजूद हैं, अभय दुबे जी मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से मीम अफजल साहब और समाजवादी पार्टी से सीपी राय साहब। अफजल साहब, बीजेपी का आरोप, आप इस तरह की अपील जब कर रहे हैं कि सेकुलर वोट नहीं बंटना चाहिए, ये तो धर्म के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पता नहीं सेकुलरिज्म कोई धर्म है या एक सोच है, और उसको पूरा देश मानता है। अगर ये धर्म है और सेकुलरिज्म के नाम पर अगर हम वोट मांगे, इसकी इजाजत नहीं, तो आप कह रहे हैं कि वोट बंटना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं वोट मांगा नहीं है। आप कह रहे हैं वोट बंटना नहीं चाहिए। के नाम पर तो वोट मांगा नहीं है। बिल्कुल हमारा कहना सही है, बिल्कुल हमारा कहना बिल्कुल सही है। वोट जो सेकुलर वोट है वो नहीं बंटना चाहिए, और सेकुलर वोट वो है जो सेकुलर पार्टियों को वोट डालते हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। अभय साहब, ये हमारा ये कहना है जी अफजल साहब, उनको अपने वोट का डिवीजन नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। लेकिन इसे आप सांप्रदायिक नहीं मानते। अभय दुबे जी, कांग्रेस का कहना है कि ये ध्रुवीकरण नहीं है। देखिए, जब वो सेकुलर वोट उसे कह रहे हैं तो उनका दरअसल मतलब सोनिया गांधी का ये है कि मुसलमानों को अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए जी, उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देना चाहिए। ये उसका व्यवहारिक मतलब है। उसको आप सेकुलरिज्म में या किसी भी सैद्धांतिक भाषा में लपेट के कहें। मैं मुसलमानों के एकजुट वोट की अपील करने वालों के लिए एक छोटा सा आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। 2009 में जब कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन चुनाव जीता था, उस वक्त भी सारे देश में केवल 38% के आसपास मुसलमान वोट कांग्रेस को मिले थे। तो कांग्रेस की जीत का ये मतलब निकालना कि वो जब जीतती है तो उसे मुसलमानों के एक मुश्त वोट मिलते हैं, ये आंकड़ागत रूप से गलत बात है। नहीं, उनका कहना है कि
शायद वो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हो कि वो बंटना नहीं चाहिए। अफजल साहब, आप कह रहे हैं ये सेक्युलर वोट की बात थी, मुलाकात तो शाही इमाम से थी ना, तो सीधा मतलब तो यही था कि मुस्लिम वोट नहीं बंटना चाहिए। देखिए अशोक जी, किशोर जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहूंगा कि शाही इमाम के बारे में ये कहना कि वो कम्युनल आदमी हैं, बुनियादी तौर पर यह बात गलत होगी। मुझे आप कोई भी ऐसी स्पीच शाही इमाम साहब की दिखाएं जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति नहीं कह रहे हम कि वो कम्युनल आदमी हैं, नहीं कह रहे, नहीं कह रहे कि हम वो कम्युनल आदमी हैं, लेकिन वो एक मजहब, एक हिंदुस्तानी से मिलने में क्या परेशानी है? नहीं, ये भी नहीं पूछा कि उनसे क्यों मिले। मैं ये कह रहा हूं कि वो मुलाकात एक मुस्लिम धर्मगुरु से थी। किशोर जी, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से ये कह रहे हैं कि इमाम साहब से मिलने का मतलब है मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना या इलेक्शन को ध्रुवीकरण करना। मैं आपको कुछ नाम गिनवा देता हूं अभी, ये जरा नाम सुन ले आप। बाबा रामदेव, आचार्य धर्मेंद्र, अशोक सिंघल, परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार साहब। इसमें 3 लोग कम से कम पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनकी स्पीचेस को आप क्या कहेंगे? ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सवाल ही नहीं है। अफजल साहब, रोकूंगा मैं आपको और नफरत फैलाने वालों को अपने आप पालने का काम करते हैं। कीजिएगा, रोकूंगा मैं आपको। अफजल साहब, सवाल ये नहीं है कि कौन कम्युनल है कौन नहीं है, सवाल ये है कि आप मुस्लिम धर्मगुरु से मिलकर मुसलमान वोट की तो बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, अफजल साहब का कहना कि बीजेपी आरोपी गलत लगा रही है। अरे हमें अगर शंकराचार्य से मिलने की जरूरत पड़े, अगर वो तशरीफ लाएं तो उनका भी स्वागत है। अगर शंकराचार्य तशरीफ लाएं तो उसका भी स्वागत करेंगी मैडम। लेकिन आप शाही इमाम से जब ये बोलेंगे कि ये तो कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर कोई मिलने आता है, अगर उसका अपने मसाइल सामने रखता है। जी सुधांशु जी, आप मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास क्या जो ये कह रहे हैं लोग इनका कितना एक पक्षीय दृष्टिकोण है संप्रदाय के संदर्भ में। नहीं, आप मुझे बताइए ना। देखिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पर मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आपका कैसा नजरिया है कि आप एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दें। अरे मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए अफजल साहब। मैं कहता हूं आपकी सरकार का रवैया क्या है। आपने कहा शंकराचार्य मिलना चाहे तो हम तैयार होंगे। कुंभ का मेला अभी हुआ, भारत के इतिहास में पहली बार शंकराचार्यों ने बहिष्कार किया कुंभ के मेले का। कोई गया उनके पास? वहां नजरिया दूसरा है। और यहां पर आप एक समुदाय विशेष के धर्मगुरु के पास जाकर आप सेक्युलरिज्म के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। यह आपकी कोई नई हरकत नहीं है। आपके प्रधानमंत्री ने यूपीए 1 सरकार में 2008 में क्या बोला था? मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये आपका सेक्युलरिज्म था। ये बिल्कुल और आपने ये कहा कि शाही इमाम साहब हमारी नेता विज्ञान भवन इमाम साहब से मिलने नहीं गई। महोदय ने इमाम साहब खुद तशरीफ लाए अपने डेलीगेशन के साथ और उन्होंने मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू की और अपने मसाइल को तमाम लीडरों के सामने रखना। पहले मुलायम सिंह से मिले थे। देखिए, गुफ्तगू करें, मायावती जी की पार्टी से मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी से मिले, तब तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया कि फिरका परस्ती हो रही है। जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। जी, अभी आपने कहा कि शाही इमाम साहब ने कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2004-5 में उन्होंने बोला था, हां मैं ओसामा बिन लादेन का समर्थक हूं। इन्हीं शाही इमाम ने बोला था। आप कैसे कहते हैं कि साहब ये कोई वैसे फिरका परस्त नहीं है? सुधांशु जी एक मिनट पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे। सुधांशु जी एक मिनट। देखिए सुधांशु जी में जाकर अपील करना। सुधांशु जी एक मिनट। नहीं, मुजफ्फरनगर के दंगों में एक मिनट सुधांशु जी, अफजल साहब एक मिनट। सुधांशु जी, अगर आप उन बातों पर जाएंगे तो 2004 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को वोट देने की अपील भी की थी, फतवा जारी किया था इन्हीं अहमद बुखारी साहब ने। तो वो मुद्दा नहीं है। हाँ, मैं उसका भी जवाब देता हूं, हम उसका भी जवाब देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब रुकिए,
आप फिर उस पृष्ठभूमि को देखिए। 1999 में इन्हीं अहमद बुखारी साहब ने क्या अपील की थी कि सारे दलों ने मुस्लिम समुदाय को छला है 99 में, इसलिए अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट दो। और 2004 में उनका विचार अगर 6 साल सरकार बन के लगा था, क्या अटल बिहारी वाजपेयी मिलने गए थे या उन्होंने मुलाकात की थी इमाम साहब से? नहीं की थी। अपने आप उनको उस समय लगा होगा। यहां की तरह नहीं कि हम जाकर बात करके अपनी तरफ से झोली फैला के समर्थन मांग रहे हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है। 99 और 2004 के बयान को मिला के देखिए। उसका जवाब वो भी यही दे रहे हैं कि वो कहां मिलने गई थी। भाई हम लोग इमाम बुखारी की शख्सियत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कहे तो एक मिनट, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं अभी। अफजल साहब एक मिनट, मैं आपको बता दूं, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या है, एक मिनट मुद्दा क्या अभी समझ नहीं आया, मुद्दा क्या है? जी सीपी राय साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी तक समझ नहीं आया कि मुद्दा क्या है। बिल्कुल एक मिनट कांग्रेस और भाजपा दोनों क्या चोट लड़ा रही है, मैं नाम बता दूंगा। आप ही के चैनल पर बैठकर वो लोग डिबेट में हिस्सा लेते रहे हैं। अफजल साहब सुधांशु जी एक मिनट। सीपी राय साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि सैयद अहमद बुखारी जो है वो कम्युनल कितने हैं या सेक्युलर कितने हैं। मुद्दा ये है कि आपने जिस तरह से वोट मांगा है, क्या वो ध्रुवीकरण नहीं है? मुद्दा सांप्रदायिकता, उस पर बहस करिए ना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से ये कह रहे हैं कि इमाम साहब से मिलने का मतलब है मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना या इलेक्शन को ध्रुवीकरण करना। मैं आपको कुछ नाम गिनवा देता हूं अभी। कहा शंकराचार्य मिलना चाहे तो हम तैयार होंगे। कुंभ का मेला अभी हुआ, भारत के इतिहास में पहली बार शंकराचार्यों ने बहिष्कार किया कुंभ के मेले का। कोई गया उनके पास? वहां नजरिया दूसरा है। और यहां पर आप एक समुदाय विशेष के धर्मगुरु के पास जाकर आप सेक्युलरिज्म के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, यह आपकी कोई नई हरकत नहीं है। लौटते हम इस बहस में। सीपी राय साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राय साहब, यही इमाम साहब अभी तक आपके साथ थे, समर्थन भी दे रहे थे आपको। जी। सोनिया गांधी ने जो कहा कि सेक्युलर वोट नहीं बंटने चाहिए जब ये डेलीगेशन गया है, इसको आप ध्रुवीकरण मानते हैं या नहीं? ध्रुवीकरण की कोशिश मानते हैं या नहीं? समाजवादी पार्टी इस नजरिए से सोचती नहीं है राजनीति के बारे में। हम संविधान का पालन करते हैं और संविधान के प्रियम्बल को मानते हैं। हमारे प्रियम्बल में है हम लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी राष्ट्र स्वीकार करते हैं। उसमें धर्मनिरपेक्षता भी है, समाजवाद भी है, लोकतांत्रिक भी है, जनकल्याण भी है। हम उसी आधार पर सोचते हैं, उसी आधार पर कर्म करते हैं। इसलिए हम ऐसी किसी बहस में नहीं उलझना चाहते जिससे वो ताकतें मजबूत होती हो जो देश को तोड़ना चाहती हैं। मुलायम सिंह यादव की ऐसी कोई नीति नहीं है। कौन किसके साथ कब मिला और कब नहीं मिला, मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी इस विषय पर कोई चर्चा करे। ये तो अब लोगों की इच्छा है, जिससे चाहे मिले। लेकिन हम लोग किसी ध्रुवीकरण की बातचीत के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं जनता का वोट है, जनमानस का वोट है। अपने नीति, सिद्धांतों और कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच में जाए और सारी जनता जात और धर्म से ऊपर उठ करके उन्हीं नीतियों और सिद्धांतों को वोट दे। उसी तरह से हम लोगों ने आज भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पूरे देश के सारे समाज, सारी जात, सारी धर्म, गरीब, अमीर, किसान, व्यापारी। आप कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण नहीं करते हैं, आप ध्रुवीकरण के पक्ष में नहीं है, और हम वो करके दिखलाते हैं। मैं फिर इसलिए हम ऐसी किसी बहस में नहीं उलझना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम सारी जनता के पक्ष में हैं। मैं समझ गया, जनता की है और सारी जनता हमारी है। आपका पॉइंट लिया, आपका पॉइंट लिया साहब। उलझना चाहते जो सांप्रदायिक ताकतें जिस बहस में बोल जाना चाहती हैं। किशोर जी, मेरी नज़र में ये सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा ही नहीं है। देखिए, इमाम बुखारी जो हैं, उनके जैसे लोग ये स्वयंभू ठेकेदार हैं मुस्लिम वोटों के, सौदा करते हैं। हर चुनाव में एक नई पार्टी के पास जाते हैं। 1993 में लखनऊ में बेगम हजरत महल में एक सभा हुई थी, मुलायम सिंह यादव और कांशीराम की ज्वाइंट। उसमें कांशीराम ने कहा था कि इस बुखारी का बुखार मैं उतारूंगा, और उन्होंने जो है उसके बाद से इमाम बुखारी का जो राजनीतिक रुतबा है उसको खत्म कर दिया। तो उसके इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस अपने वजूद के सबसे संकटग्रस्त दौर से गुजर रही है। उसके लिए इस समय जो टिकट जिनको दे रही है वो छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी समर्थन मिले वो डूबते को तिनके के सहारे जैसा है। सैयद बुखारी की स्थिति
इसी तरह की है, लेकिन उनका कोई जनाधार हो, उनके कहने से कोई मुस्लिम वोट मिलता हो। लेकिन ये कोशिश ध्रुवीकरण की है। देखिए, जो सोनिया गांधी कह रही हैं कि धर्मनिरपेक्ष वोट बंटना नहीं चाहिए, उसका व्यापक अगर आप अर्थ निकालें तो उसका जब आप ध्रुवीकरण कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कोई बहुत आक्रामक नीति अपना रही है। दरअसल ये बचाव की नीति है, ऐसा कि प्रदीप जी ने कहा, ये बचाव की नीति है और इस बात का कोई भी प्रमाण किसी भी किस्म का उपलब्ध नहीं है कि शाही इमाम, तथाकथित शाही इमाम के कहने से एक भी मुसलमान कहीं वोट देता हो। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि स्टेटमेंट में मुझे कोई ऐसी आपत्ति नज़र नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर हैं सोनिया गांधी, बड़ी नेता हैं इस देश की, अगर उन्हीं ने कहा कि सेकुलर वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात, लेकिन किस ऑडियंस से, किन लोगों से कहा? जी, ये बहुत ऐसे आदमी से कहा। मेरा ख्याल है अगर उनके पास वोट होते तो वो खुद इलेक्शन लड़ लेते या अपनी पार्टी बना लेते। उन्होंने तो इतनी पार्टियां बना चुके हैं। जी हाँ, एक बार कोशिश, एक बार वो पार्टी बना चुके हैं। जिस चुनाव में उनके पास कोई नहीं गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और कुछ उनको समर्थन नहीं मिला, बंद कर दी पार्टी। किशोर, एक चीज़ और मैं कहूँगा, इस तरह के धर्म लीडर हमेशा इलेक्शन से पहले आ जाते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्लिम समुदाय में उनका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी लोग ज़्यादा सुनते हैं न कि धर्म। लेकिन अफजल साहब, बीजेपी को पलटवार करने का मौका तो दे ही दिया ना आपने इस तरह से। आप यही इल्जाम लगाते रहे कि साहब आप धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। अब आपने भी एक तरह से तो धर्म के नाम पर ही वोट न बटें इसकी अपील तो कर दी। किशोर जी, मैं बड़ी सीरियस बात आपसे कहने वाला हूं और चाहता हूं कि आप इसको, सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, इसको जरा गौर से सुनें। मैंने अभी कुछ नाम लिए और बताया आपको कि वो किस किस्म की स्पीचेस करते रहे। उसके जवाब में मैं नहीं कह रहा हूं कि इमाम साहब का असर है या नहीं, मैं इसको दावे में नहीं पढ़ना चाहता। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो परसेप्शन है, जो पेश किया जा रहा है, मैं ये देख रहा हूं कि मैंने इतने सारे नाम लिए और वो सब भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोग हैं जी, जिनकी हेट स्पीचेस पूरे देश में मशहूर हैं। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों तो देश के अंदर कोई ध्रुवीकरण नहीं होता, नहीं हो। लेकिन अगर एक मुस्लिम नेता या किसी मजहबी लीडर से नहीं आकर के वो सोनिया जी से मिल लें तो तूफान आ जाता है। ये इक्वेट करने वाली जो बात है, अफजल साहब, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं भी ईमानदारी से आपसे कहूंगा, इक्वेट करके देखना गलत है। मैं भी ईमानदारी से एक बात कहूंगा और कह दूं, मैं ईमानदारी से मैं भी एक बात कहूंगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी की जब वो हेट स्पीचेज होती है, बताइए, जब वो हेट स्पीचेज होती है, जब वो हेट स्पीचेज होती हैं, इक्वेट मत कीजिए, इक्वेट मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूं बस। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि जब वो हेट स्पीचेज होती है, जब उस तरफ से ऐसी बात होती है, तब वहां पर भी यही इल्जाम लगता है ना ध्रुवीकरण का। मेरा सवाल आपसे यही है कि जो इल्जाम आप लगाते रहे वो इल्जाम लगाना, मैंने उसके साथ मीम अफजल साहब ने कहा कि वो गंभीर बात कह रहे हैं। इमाम बुखारी ने ऐसी कोई स्पीच की है? मीम अफजल साहब ने गंभीर बात कही के खिलाफ हो और वो निश्चित रूप से गंभीर बात थी। मैं इसका एक गंभीर जवाब देना चाहता हूं और वो ये है कि चाहे साध्वी रितंबरा ध्रुवीकरण की कोशिश करें, चाहे उमा भारती ध्रुवीकरण की कोशिश करें, चाहे चिन्मयानंद ध्रुवीकरण की कोशिश करें, हिंदू समाज कभी ध्रुवीकृत नहीं होता। उसी तरीके से इस बात का कोई सेफोलॉजिकल प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मुस्लिम समाज में कोई ध्रुवीकरण होता है। जी सुधांशु जी, कोई ध्रुवीकरण नहीं होता। हाँ, ये बात तो आप मुस्लिम समाज के बारे में भी कह सकते हैं। देखिए, एक तो पहले मुझे दंगे की आग में झोंक दिया था, फिर हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। पूरे देश को दंगे की आग में झोंक दिया था। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट सुधांशु जी की बात सुन लेते हैं। इन्होंने पूरे देश को जब दंगे की आग में झोंक दिया था, देखिए उत्तर प्रदेश अभी जो बातें जगह जगह से चढ़ाई किया था और यहाँ पर बाबरी मस्जिद पर हमला किया था जी, राय साहब, पूरे देश में हजारों लोगों के मरने के बावजूद, राय साहब, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट होने के बावजूद इनको केवल 24.94% वोट मिले थे। इसका मतलब 57-58% जी, मानी आपकी बात, नकार दिया था। आपकी बात मानी, लेकिन पॉइंट दूसरा है, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जी राय साहब। जनता इनका असली चेहरा पहचान चुकी है। तो भैया इससे कौन पहचान चुकी है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। राय साहब, एक मिनट सुधांशु जी की बात सुन लेते, एक मिनट चाहता हूँ। कुंभ मेले पर एक सवाल उठाया है, आप बुनियादी बात कहिए ना कि आप जो मुसलमान वोट के ऊपर अपनी दावेदारी करते हो
आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया भाई? मैंने ये तो बता दो आप। धर्माचार्यों ने उसका बहिष्कार किया। बुखारी साहब ने आपको क्यों छोड़ा? पहले आपने सपोर्ट किया, छोड़ दिया, वो भी तो बताइए ना, क्यों छोड़ा? सारे शंकराचार्यों ने हमारे सरकार के मंत्री की तारीफ की और सारे लोगों ने उनको हमारे मंत्री को बुला करके स्वागत किया। पूरी जो आपके गुजरात में है वहां के शंकराचार्य ने खुलेआम नहीं, जिस कार्यक्रम ये मुद्दा नहीं है राय साहब भाषण दिया। राय साहब भटक रहे हैं। कुंभ मेला राय साहब भटक रहे हैं। वैसा कभी नहीं लग पाया। राय साहब भटक रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सीपी राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब कांग्रेस से, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं बीजेपी से। हमारे साथ न्यूज रूम में अभय दुबे जी, प्रदीप सिंह जी और कमर आगा साहब मौजूद हैं। सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी ने ये जो कहा गुलाबी क्रांति, ये भी तो सीधा एक समुदाय पर हमला था या नहीं था? किशोर जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपकी डिबेट बीजेपी वर्सेस रेस्ट चल रही है, तो इसलिए अगर उनके बराबर मौका न दें तो कम से कम अपने पक्ष में बोलने का मौका दें। पिछले पूरे सेगमेंट में आपने वो तमाम विषय हमारे बारे में होते रहे और बोलने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए मैं पहले उन विषयों का उत्तर देना चाहूंगा। जो ये लोग कह रहे हैं ना, किसने क्या बोला उसको छोड़ दीजिए, इन सरकारों ने क्या किया है वो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार मुजफ्फरनगर के दंगों में पहली बार मारे गए लोगों की सूची मजहब के आधार पर जारी करती है। तो उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार केवल एक समुदाय को मुआवजा देने की कोशिश करती है, जो कोर्ट द्वारा रोक दी जाती है। तमाम लोकल। अरे भाई, जब मैंने बोला आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं किया था। भाई, ये समाजवादी पार्टी वालों को कम से कम इतनी तो तमीज होनी चाहिए। और दूसरी बात, बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों लोगों के नेताओं की आंखों में आंसू आते हैं, मगर जो शहीद जवान काटे गए सर, उनके घर जाने का मौका नहीं मिलता है। एक सब्सिडी धर्म के आधार पर देने की बात करता है, तो एक कन्याओं को केवल वो धर्म के आधार पर देने की बात करता है। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के युवकों के साथ नरमी बरती जाए, और इनकी सरकार ने पहली बार आर्मी में मुस्लिम हेडकाउंट की बात की। अरे कहां तक आप देश को बांटेंगे? अपराध से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक जी, मतलब अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। और आप देखिए, दोनों मिले हुए हैं। अमेठी रायबरेली में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। दोनों की चोंचें मिली हुई हैं, जो राय साहब अभी कह रहे थे। और अब आप आइए, जो नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न आपने किया जी पिंक रिवॉल्यूशन पे। अरे इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको धर्म से जोड़ दिया जाता है। अरे वैज्ञानिकता देखिए, चाहे गाय का गोमूत्र हो या गोबर हो, कितना फर्टिलाइजर, कितना डिसइंफेक्टेंट, वहां से लेके 50 चीजें रिसर्च की हैं, मगर उसको संरक्षण की बात कहो जो सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक आधार पर गर्व करने का विषय होना चाहिए, देश की ताजी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होना चाहिए, इसको संप्रदाय से जोड़ करके करने की एक बहुत गलत प्रयास किया जा रहा है। कितनी गाय बचाई है सुधांशु जी आपने? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु। और इतना ही नहीं, सड़क मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, आज तक बचाई है कितनी गाय? अरे सांप्रदाय की बात आप करते हैं, देसी गाय के दूध में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। पहले ये बात डॉक्टरों ने भी स्वीकार की है। अब 21वीं सदी में आइए, वैज्ञानिक आधार पर डिस्कशन करिए, उस दौर को छोड़ दीजिए बचाई है जिस दौर में आप जीना चाहते हैं 50 और 60 के दशक में, जब लोगों को ज्ञान नहीं था। वाली कितनी गाय बचाई है? सुधांशु गाय पालते हैं? जवाब देना चाहता हूं। और जो आपके लोग पॉलिथीन फेंकते हैं, एक उससे मरने वाली कितनी गाय? और आपने जो कहा ना कि कुंभ के मेले में आपका बहुत अच्छा प्रबंधन था, अरे इलाहाबाद स्टेशन पर मारे गए लोगों के बारे में जो दुर्गति हुई थी भगदड़ में, वो बता रही थी कि अच्छा प्रबंधन। इसलिए आपको इस पर सुधांशु जी 1 मिनट उनके घर जाए। अच्छा, 1 मिनट सीपी राय साहब फैसला किया था कि अधिकारी वहां जाएंगे, उनको सीपी राय साहब ठीक है, आप उनको सम्मान देंगे। आपके दावे, आपके काउंटर दावे, अफजल साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? आप बताइए ना कि आप लोगों ने क्या किया 6 साल किशोर जी। मैं सुधांशु जी को 1-2 बातें बताना चाहता हूं। सुधांशु जी, पहली बात तो ये कि इससे पहले भी मोदी जी ने गौ हत्या की बात की थी और कहा था कि गाय का गोश्त जो है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और आज भी उन्होंने वही बात की। मुझे एक तो शर्म आती है कि इस तरह की बातें करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। अगर ऐसे लोग प्रधानमंत्री होंगे तो देश का क्या हाल हो सकता है, मैं समझता हूं लोग 92 को भी भूल जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, पहले बात सुन लीजिए हमारी। 1 मिनट, हाँ। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप राय साहब मेरी बात सुने, बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत टोकिए।
राय साहब आप बीच में मत टोकिए, मैं सुधांशु मित्तल जी को जवाब दे रहा हूं। सुधांशु मित्तल जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे बड़ा मीट का जो एक्सपोर्टर है उसका ताल्लुक गुजरात से है। ये मोदी जी को पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, सही लीजिए, उनको बता दीजिएगा कि इस देश का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, पता कर लीजिए आप उसको, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आपके गुजरात से ही ताल्लुक रखता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि इस मुल्क के अंदर या किसी भी जगह पर, सारे यहां बुद्धिजीवी बैठे हैं, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है, कर्ब किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी खुदा ना खास्ता कम्युनल हो जाए तो फिर देश नहीं बच सकता। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है और जो माइनॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी कम है। मैं इसके जरिए से ये नहीं कह रहा हूं कि माइनॉरिटी के लोगों को कम्युनल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम्युनलिज्म का नुकसान सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को होता है। अगर इस मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ेगी और मुसलमान करेगा, उसका सबसे बड़ा नुकसान खुद मुसलमान को होगा। और अगर इस देश के अंदर खुदा ना खास्ता मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग कम्युनल हो जाएंगे जो नहीं है, तो इसका बड़ा नुकसान इस देश को होगा। जी जी, ये दो इकट्ठा नहीं रह सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट, और जो लोग एक मिनट देखिए भय की राजनीति की भी बात करते हैं, ये वो भी सुन लें आप। कहना चाह रहे हैं इस पर। एक मिनट कमर आगा साहब, जैसे सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, मित्तल जी नहीं है साहब। अफजल साहब फिर मैं क्लैरिफाई कर दूं, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ। जैसा अफजल साहब ने कहा कि सुधांशु जी जो कह रहे हैं उसको गो हत्या से जोड़ना है, मीट एक्सपोर्ट का गो हत्या से जोड़ना तो पॉलिटिकल पॉइंट ही है ना। हाँ, मैं समझता हूँ बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट है। पहली बात तो ये कि यूपी से जो मीट एक्सपोर्ट होता है, यूपी है, यहाँ पे गाय का गोश्त नहीं जाता, इसलिए कि यहाँ पे गौ हत्या बैन हो चुकी है इस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कहीं नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इस एक्सपोर्ट में अफजल साहब ने भी बताया और दूसरे लोगों ने भी बताया कि उसमें ज्यादा साहब गाय का एक्सपोर्ट कहीं से भी कहीं से भी नहीं होता। नहीं, इस पार्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे बैन है लेकिन वेस्ट बंगाल पूरे देश से नहीं होता जी, कहीं से नहीं होता, ये सही बात है। ये पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मोदी ने स्पष्ट रूप से अपने भाषण में मटन एक्सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने जो है वो आप मुसलमानों के खिलाफ तहरीक चलाते हैं। 9% ट्राइबल्स, एक बात मुझे कहनी है, 9% ट्राइबल्स आंकड़ा नहीं है, लेकिन सुधांशु जी बताएं कि क्या एनडीए के 6 साल के शासन में बीफ एक्सपोर्ट कम हुआ था, ज्यादा हुआ था, उतना ही था मीट एक्सपोर्ट? मैंने वही पूछा था। जी जी जी, सुधांशु जी पूछा था किशोर जी। हाँ आप ही का सवाल सुधांशु जी से जवाब ले रहे हैं। एनडीए के शासनकाल में 2003 में मानसून सत्र के दौरान 6 अगस्त में पूछा था इनसे, क्या ये अपने घोषणा पत्र में ये देश में मांसाहार बंद करने की कोई घोषणा करने जा रहे हैं? क्या ये देश में मटन कटने की और उसका व्यापार बंद करने की घोषणा करने जा रहे हैं? चलिए पूछते हैं ना, अपने घोषणा पत्र में पूछते हैं, उद्योग इत्यादि बंद करने की कोई घोषणा करने जा रहे हैं? भाई पूछते हैं ना, जवाब देते वक्त सुधांशु जी इतना जवाब जरूर दे दीजिएगा। जी ले जवाब। आपने क्या सही सवाल पूछा आपने, बहुत सही सवाल पूछा आपने। जवाब सुधांशु जी। जी जी जी, देखिए, हम ना कोई मांसाहार पे प्रतिबंध करने जा रहे हैं, ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, मगर मैंने एक बार फिर कहा, 21वीं सदी में युवा होके आइए। आज भूल जाइए भारत को। अमेरिका के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? शाकाहार बेहतर है या मांसाहार बेहतर है? ये बताइए। नहीं, ये तो ये आप कहां ले जा रहे हैं बात को? वो क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? उन्होंने जो गाय के गोबर और गाय के मूत्र से हुई खेती, ये अलग बहस है, ये अलग मुद्दा है। बातों पे बहस न करिए। मीट एक्सपोर्ट, क्या मीट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे आप? वैज्ञानिक बहस करिए ना। नहीं, ये भाजपा वालों के साथ बहुत दिक्कत है। और दूसरी बात, अब मुझे वो भी प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। जब हमारी एनडीए की सरकार थी, भाजपा वालों के साथ बहुत दिक्कत है, ये मुद्दे पर नहीं दिक्कत आपके साथ है क्योंकि आप साइंस के आधार पर चलना नहीं चाहते। अब मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब 2003 में हमारी सरकार थी तो अगस्त 2003 में हमारी सरकार संसद में गो हत्या निरोधक विधेयक लाई थी, मगर वो
सहयोगी दलों और अन्य के दबाव के कारण वह सदन के पटल के ऊपर नहीं रखा जा सका, इसलिए हमने अपनी तरफ से प्रयास किया था, परंतु विरोधी दलों के प्रभाव और कुछ हमारे सहयोगी दलों की आपत्ति के कारण वह नहीं हो पाए। इसलिए भाजपा की तरफ से इस दिशा में ईमानदारी में कोई कमी नहीं। सेकुलरिज्म के मुद्दे पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शामिल है वो ये है, देखिए हिंदुस्तान में जो कमजोर जातियां हैं, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी, वो बड़े पैमाने पर मांस के धंधे से जुड़ी हुई हैं। और और किसान की जो आधुनिक धारणा है वो केवल जमीन से अन्न उपजाने वाले तक सीमित नहीं रह गई है। जी, तो वही सवाल वही था, क्या उस बिजनेस पे आपने सवाल उठाया ना, आपने तो उस बिजनेस पे सवाल उठाया सुधांशु जी। देखिए, हम किसी बिजनेस कारोबार को प्रतिबंधित करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि आप जनता को किस दिशा की तरफ ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। आपके विद्वान पैनलिस्ट यहां बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम हो जाए या किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहता है? नॉन वेज खाना बंद कर दो। ये तो नहीं कहता वेज खाना बंद कर दो। इसका अर्थ क्या हुआ? आप जितने भी फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्च है अमेरिका में, आप ये अगस्त 2009 में न्यूज वीक में एक आर्टिकल निकला था। अरे भाई, डॉक्टर देसी घी खाना भी बंद करने के लिए कहता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, देसी घी खाना भी बंद करने के लिए कहता है, खाना भी बंद करने है, किसी भी तरह के पदार्थ बंद करता है, वो केवल मांस के लिए नहीं। मैं कह तो रहा हूँ, इसीलिए जो चीज ज्यादा हेल्दी है, ये बहस से बिल्कुल अलग हट रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं स्वास्थ्य की बहस। क्या बोले? नहीं, लेकिन सवाल ये नरेंद्र मोदी जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वेजिटेरियनिज्म की करिएगा, लेकिन जो मैंने प्रश्न किया, आपके विद्वान पैनलिस्ट उसका उत्तर दे। चाय पिए कि नहीं, खाना खाएं कि नहीं? अरे साहब, आप बहस उधर ले जा। आप देखिए, जो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये वैज्ञानिकता का विषय, सांप्रदायिकता का विषय नहीं है। अच्छा, सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूं, डॉक्टर जो मना करते हैं, रेड मीट मना करते हैं, वो कहते हैं फिश खाइए, बहुत अच्छा प्रोटीन है। चिकन मना नहीं करते हैं। तो ये वो जो अभय जी ने कही, डालडा घी, देसी घी, हर तरह का घी तेल मना करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवल जो नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं उसी को मना करते नहीं, लेकिन हम बहस पे लौटते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत से इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, इलेक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें बजाय हम लोग मीट के एक्सपोर्ट की कुछ सीरियस बातों पे बात करें, सेकुलरिज्म के ऊपर, जिसके ऊपर ये डिबेट शुरू हुई थी, अगर उसके ऊपर हम लोग ये आप जो कह रहे हैं, वो राय साहब उस पर बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आप इसको सांप्रदायिक मामला नहीं मानते, तो जो राय साहब पूछ रहे हैं वो उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या लोग खाएं, ये भी आप तय करेंगे? बीजेपी इस देश के लोगों का खाना तय करेगी कि शाकाहार में क्या क्या खाएं, क्या पिए, क्या न खाएं? क्या ये भी बीजेपी तय करेगी इस देश में? अभी तो फांसीवादी शासन नहीं आया है, तय करेंगे साहब, तो लोकतंत्र है। हमने तो सिर्फ ये बात कही कि क्या वैज्ञानिक है, क्या वैज्ञानिक करेगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अरे भाई, हम कब कह रहे हैं तय करने की बात? अफजल साहब, आपके नेता ने हमने ये तो नहीं कहा, हमने तो ये बताया ये वैज्ञानिक है या नहीं। आप इस बिंदु पे जवाब दीजिए। हमने तो ये नहीं कहा ये खाइए या नहीं खाइए, ये आपका व्यक्तिगत विचार का विषय है। और हमने पहले कहा हम कोई एक्सपोर्ट प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं और न हम कोई किसी व्यापार को प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? क्या रहे हैं सुधांशु जी? आपने तभी तक कुछ कहा ही नहीं, कह क्या रहे हैं वही जानना चाहते हैं। किशोर जी, जी अफजल साहब, किशोर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुधांशु मित्तल साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, त्रिवेदी जी, लेकिन आज की बहस में वो कोई मजबूत तर्क नहीं दे सके, और मुझे लगता है कि आज की बहस में वो टोटली एकदम फ्लॉप हो गए हैं। वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को मोदी जी की तकरीर से जोड़ नहीं पा रहे हैं, और मोदी जी को थोड़ा रहम करना चाहिए अपने प्रवक्ताओं के ऊपर कि वो इस तरह की बातें ना करें जिससे उनको बड़ी दिक्कत पैदा हो जाए। आज सभी लोग ये देश में देखने वाले महसूस कर रहे होंगे कि सुधांशु भाई जैसे बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार आदमी जी आपका पॉइंट लिया। चलिए साहब, जो मैंने राजनीतिक बातें कही थी उसमें से एक का जवाब आपने नहीं दिया। ना मुजफ्फरनगर के दंगे, ना मुस्लिम हेड काउंट, ना आपकी कांग्रेस और सपा की। मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए वक्त यहाँ खत्म होता हुआ हम ये चाहेंगे कि बहस ये जिस तरफ बहस यहाँ चली गई उस तरफ इलेक्शन में न जाए, देश शायद यही चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, प्रदीप जी, अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साहब, अफजल साहब और सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।